Hello and welcome to San 4 East. Today we have amongst us Mr. Yashwant Sinha. Most of us know him. He has served as the finance minister twice and the external affairs minister as well. And in 2022 he was the presidential candidate for the opposition. और आज ये हमारे साथ यहाँ पे is visiting Kashmir, so we thought कि we take this opportunity to talk to him about his experiences as finance minister, as external affairs minister, as well as his experience in the Bharatiya Janata Party and henceforth. Welcome to the show, sir. Thank you. Sir, first question, obviously, ये थोड़ा because our audiences are mostly from Jammu and Kashmir और external affairs, foreign affairs में तो आपको idea है कि कश्मीर का बहुत interest रहता है. So I would like to know your assessment of what has changed in the 20 years that you held the position. What are these changes that you see, जो important changes आपको लग रही हैं पिछले 20 साल में आपके स्टेंट से लेके? देखिए, मैं जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में था जी, और उस समय मिस्टर वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वी वर रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड, बट इन रीचिंग आउट टू द वर्ल्ड वी न्यू दैट द पाथवे ले थ्रू आवर नेबर्स. इसलिए मुझे याद है कि जब when I took over as external affairs minister, I went to meet Mr. Vajpayee and I asked him कि आपका क्या advice, मशवरा क्या है? तो he said बिल्कुल नेबरहुड की तरफ पहला ध्यान होना चाहिए और उसके बाद हम देखें दुनिया में. हम चाहते हैं कि सारी दुनिया के साथ हमारा अच्छा संबंध हो, लेकिन नेबरहुड के साथ सबसे अच्छा संबंध हो. तो दैट वाज जनरली द पॉलिसी दैट वी फॉलोड. और आपको सुनकर शायद ताज्जुब हो कि एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर माय फर्स्ट विजिट वाज टू आवर स्मॉलेस्ट नेबर मालदीव्स. अच्छा, मैं मालदीव्स गया, फिर श्रीलंका गया, फिर बांग्लादेश गया, फिर नेपाल गया, फिर अफगानिस्तान भी गया. अच्छा, हाँ, तो नेबरहुड जो था उसको मैंने सबसे पहले कवर किया बिफोर वी रीच्ड आउट टू द वाइडर वर्ल्ड. अच्छा. So आज आपको लग रहा है कि ऐसा नेबरहुड इज नॉट अ प्रायोरिटी? नहीं, प्रायोरिटी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन नेबरहुड आज हमारा पूरा डिस्टर्ब है. और आप पूरे किसी भी मुल्क को उठाकर देखें तो आप पाएंगे कि हमारे जो रिलेशन उनके साथ है उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम है. सो थिंग्स आर नॉट एज स्मूथ एज दे वेयर व्हेन आई वाज इन द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री. आपको मैं एग्जांपल एक देता हूँ. श्रीलंका में उस समय एलटीटी का बहुत झगड़ा चल रहा था. द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका एंड द एलटीटी ऑपोजिट ईच अदर, बहुत वायलेंस था, सब कुछ था. वी वर नॉट डायरेक्टली इंटरफेयरिंग बिकॉज मेरा प्रिंसिपल ये था, वाजपेयी साहब का फिर प्रिंसिपल ये था कि छोटा सा छोटा नेबर हो लेकिन इट्स ए सॉवरेन स्टेट और उसकी सॉवरेनिटी का कदर करना हमारा पहली जिम्मेदारी है. तो हम सॉवरेनिटी में नहीं इंटरफेयर कर रहे थे, लेकिन एक सिचुएशन था जिसमें कि वो आके हमको खुद बताते थे, श्रीलंका के जो हुकूमत में बैठे हुए लोग थे, कि भाई क्या हमारे यहाँ हो रहा है, कैसे है. और हम लोग के लिए जो मशवरा पॉसिबल था वो हम बताते थे उनको कि शायद ये रास्ता आप लें तो ठीक रहेगा. तो ये एक कॉन्फिडेंस का रिलेशनशिप था कि उनको हमारे में भरोसा था, हमको उनमें भरोसा था, और दोनों हम एक साथ एक दूसरे के ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ सकते थे. तो दिस इज द पॉलिसी दैट वी हैड फॉलोड. आई फाइंड टुडे देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ दैट भरोसा पॉलिटिक्स, अगर उसको कहा जाए. अच्छा. कि उनको नहीं हमें भरोसा है ना हमको उनमें भरोसा है. टेकिंग फ्रॉम दिस आंसर ओनली, इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है और इस साल से रहा है, जैसा कि जो अप्रैल में जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से, आपके नज़र में ये एक टाइम पे 20 इयर्स पहले तो यूएस इंडिया रिलेशनशिप वाज क्वाइट गुड, इट वाज मतलब इम्प्रूविंग. आज आप कैसे प्लेस करते हैं इस चीज़ को, और आपको क्या लग रहा है कि इज देयर इन फ्यूचर, व्हाट डज फ्यूचर होल्ड, इज इट गोइंग टू इम्प्रूव? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ.
हमारे यहाँ एक पॉलिसी है और एक प्रोपेगेंडा है उस पॉलिसी की। जी दोनों को आप मिला के भी देख सकते हैं, अलग अलग भी देख सकते हैं। हम पॉलिसी उस समय करते थे, चलते थे, प्रोपेगेंडा नहीं करते थे। मुझे याद है कि मैं जनवरी 2004, क्योंकि मई 2004 में हमारी सरकार चली गई, जनवरी 2004 में मैं वॉशिंगटन गया फॉर बायलैटरल डिस्कशंस विद द फॉरेन ऑफिस देयर, द स्टेट डिपार्टमेंट। तो ठीक है, एनुअल इवेंट था, वो हमारे यहाँ आते थे, हम उनके यहाँ जाते थे, तो वो बातचीत का सिलसिला चलता था। तो जब मैं वॉशिंगटन पहुंचा तो हमें हमारे एम्बेसडर ने बताया कि माय फर्स्ट अपॉइंटमेंट द नेक्स्ट मॉर्निंग, इवन बिफोर द स्टेट डिपार्टमेंट, वाज विद प्रेसिडेंट बुश इन द व्हाइट हाउस। अच्छा, तो आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज कि भाई that was बुश, not planned. हाँ, सो बुश साहब हमसे मिलना चाहते हैं। तो खैर, एट द अपॉइंटेड टाइम आई वेंट टू द व्हाइट हाउस। बुश साहब थे, हम थे, उनके ऑफिसर्स थे, सब लोग थे। 20 मिनट करीब बातचीत चली, कुछ खास ऐसा नहीं, अब आपस में बातचीत होती रही। नाउ आई वाज द फर्स्ट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, who met the president of the US. Achha. And I have been so far the last foreign affairs To minister directly meet the president of to directly US. meet the president of India. हमारे यहाँ बड़े बड़े अभी सूरमा वीर हुए हैं पैदा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर चला रहे हैं। तो वॉशिंगटन जाते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट मिलता क्या है उनसे। लेकिन मैं आया लौट कर, आपके लिए भी ये खबर होगी, मैंने इस बात का ढिढोरा नहीं पीटा, ये लोग हमारे हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से मिलके। ठीक है, आई फेल्ट इट वॉज एन इज्जत जो हमारे मुल्क को मिला, और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि मुल्क को इज्जत मिली। लेकिन अब तो जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉलिसी कम, प्रोपेगेंडा ज्यादा, काम कम, प्रचार ज्यादा, ये अगर आपका एटीट्यूड होगा तो फिर प्रॉब्लम्स होंगे। आई थिंक 10-20 साल पहले इतनी पॉलिटिक्स इतनी लाउड भी नहीं थी, और क्योंकि आपने वाजपेयी रिजीम के अंदर काम किया है, ही वाज नोन फॉर हिज पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स। आप अब उस टाइम पे एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज होल्ड किए हैं आपने, टू नाउ बिकमिंग अ क्रिटिक ऑफ द सेम पार्टी। How has this come about basically? I have not become was there any one particular incident, or has this been a journey? I have not become a critic of the same party. Okay. My theory is it's not BJP. It is not. It is not the BJP that we had during Mr. Vajpayee's time or when Mr. Advani was the president of the party. When I joined the party, it was a different party. Today is a very different party. ये पार्टी ही बदल गई, मैं नहीं बदला। मैं तो आज भी वहीं खड़ा हूँ जहां मैं खड़ा था। अच्छा। लेकिन पार्टी बदल गई तो मैं क्या करूं? तो हम उस पार्टी में नहीं हैं अब, क्योंकि वो पार्टी बदल गई। मैंने पार्टी नहीं बदली। लेकिन आप ऑपोजिशन अलायंस के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, वाज इट, आई वांट टू नो कि आप उस टाइम पे आप कैसा फील कर रहे थे, मतलब बिकॉज इट्स यू आर फाइटिंग एटलीस्ट, ठीक है अब आप बोल रहे हैं कि पार्टी नहीं है, बट इट्स स्टिल द सेम आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम दैट यू आर फाइटिंग, राइट? जिस टाइम पे आप टीएमसी से आपको नॉमिनेट किया गया था, और फिर नहीं, टीएमसी से नॉमिनेट नहीं किया गया था, मैं उसको क्लियर कर दूं जी। टीएमसी से नॉमिनेट नहीं किया गया था। ऑपोजिशन लीडर्स की मीटिंग्स होती रही, 2-3 मीटिंग्स हुई, और कई नामों पर उन्होंने विचार किया, और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि परहैप्स आई वुड बी द बेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम देयर साइड। तो फिर देन आई वाज अप्रोच्ड, वंस देयर माइंड वाज मेड अप, देन दे अप्रोच्ड मी, भाई हम ये सोचते हैं और आपसे गुजारिश है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। तो मैंने सोचा कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो दैट इज हाउ आई बिकेम कैंडिडेट ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी। आई वाज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीवन। एक यही हुआ फर्क कि जब हम ऑपोजिशन के कैंडिडेट बन रहे थे तो उस समय कुछ लोगों ने मुझसे कहा, और सही कहा, कि आई कुड नॉट बिलोंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी and be the candidate for the entire opposition. So you parted ways. So I should become a non-party opposition candidate. That's when I spoke to Mamata Banerjee, and we decided that
I leave the TMC and become the candidate of the president post. तो वो ऐसे हुआ. जी. But was it like a internal battle for you to fight against the Bharatiya Janata Party, which such a long association you've had with them? हाँ. What was the feeling basically उस time पे? नहीं, मुझे अपने लिए कोई अफसोस नहीं था. मुझे उन लोगों के लिए अफसोस था जो भारतीय जनता पार्टी में थे और आज हैं, इंक्लूडिंग माय ओन सन. जी. तो अब ये एक अजीब दास्तां है इस मुल्क की कि एक पार्टी का नाम वही रहा, उसका चुनाव चिन्ह वही रहा, लेकिन पार्टी बदल गई. So you speak about your son. How often, if you don't mind us asking, how often do you discuss with him that this dilemma that you're facing and your thoughts on नहीं, BJP हम all over? उस समय तो नहीं बहुत पॉलिटिक्स डिस्कस करते थे. और आप जानते हैं कि वो सारे उनकी जो विक्ट्रीज हुई, 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़े और बहुत ज़्यादा वोटों से जीते, 5 लाख से ऊपर वोटों से वो जीतते थे. उसके बावजूद 2024 का जब लोकसभा के चुनाव आया तो ही वाज डिनाइड टिकट. बिल्कुल. तो ये अब भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, तो क्या करें. तो did you have that I told you so moment कि आपने बोला नहीं, अब क्या करते हैं उसको. आफ्टर ऑल बेटे का सवाल था. जी. अच्छा, आपने अभी आडवाणी जी का भी जिक्र किया, तो you have been very close associate of Mr. Advani and Prime Minister मोदी के जब उनका एलिवेशन हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि मिस्टर आडवाणी ही द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे जो ये था. सो हैव यू आफ्टर दैट ही इज रियली स्पोकन टू मीडिया, बहुत कम बात करते हैं, या ये आपकी अभी उनसे बात होती है, क्या होती है एग्जैक्टली, आप शेयर? नहीं, अब नहीं होती है. अब नहीं होती है. वो क्योंकि हम भी सो कॉल्ड बीजेपी से बहुत दूर चले गए. वो तो अभी भी नाम के वास्ते कम से कम उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, पार्टी में है, और अभी भी उनकी मुलाकात वगैरह होती रहती है ऑन ओकेजन्स विद दी पावर्स दैट बी. तो इसलिए वो एक बहुत नज़दीकी थी, फिर डिस्टेंसिंग हो गई, और इधर हाल के दिनों में हमारी मुलाकात नहीं हुई है. लेकिन जब हुई है, वो उनके क्या थॉट्स है कि वो जब शेयर नहीं करते हैं? नहीं, हम वो ही वाज स्टार्टिंग टू गिव अप ऑन पॉलिटिक्स. हाँ, तो उस समय उनसे जो लास्ट मुलाकातें हुई उसमें दिस द फीलिंग दैट वन गॉट कि अब ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट उनका पॉलिटिक्स में नहीं है. ही थिंक्स ही हैज डन हिज लाइफ्स वर्क. और अगर लाइफ वर्क ये था कि बीजेपी शुड कम इनटू पावर एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स एंड इट शुड बिकम द डोमिनेंट फोर्स इन इंडिया, तो दैट वाज अचीव्ड. How are your interactions with Mr. राहुल गांधी? क्योंकि अभी आप ऑपोजिशन कैंप में एक इम्पोर्टेंट फिगर है, और क्योंकि वो ऑफिशियली अनऑफिशियली ही इज सीन एज द opposition कैंडिडेट ऑफ to the post, prime minister's post. How would you rate him, not as someone who is now on this side, but as a politician? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल ही ऑनेस्टली आपसे कहता हूँ, हमारा बहुत इंटरेक्शन राहुल गांधी से नहीं हुआ है, बट 2-4 मीटिंग्स हुई हैं उनके साथ. वी हैव स्पेंट कंसिडरेबल टाइम टुगेदर डिस्कसिंग इश्यूज फेसिंग दिस कंट्री. और आई फाउंड ए वेरी सेंसिटिव सोल इन राहुल गांधी. और मैंने देखा कि वो दूसरों की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं. अपनी बात जब बोलते हैं तो बहुत मैच्योर वे में अपनी बात बोलते हैं, और उनके बारे में जो भी प्रोपेगेंडा हुआ है बाहर, स्पेशली बीजेपी वालों ने जो किया है, वो सारा गलत है. इनफैक्ट हम डिस्कस ही कर रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा जब कश्मीर आई थी, तो उस टाइम पे उनका ठीक ठाक अच्छा रिसेप्शन था. यहाँ पे decent amount of people had turned up in his rallies, और उस टाइम पे लगा था कि मोमेंटम होगा. हालांकि उतना फिर ट्रांसलेट नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो लोग जो इलेक्शंस में. बट how do you see now the opposition now moving forward from here on, because this is the at the national level, you mean? At the national level, देखिए, नेशनल लेवल पे तो अब क्लियरली 2 खेमे बन गए हैं. एक एनडीए का खेमा है और एक इंडिया सो कॉल्ड का खेमा है. तो क्लियरली बाइफर्केशन हो गया है, पोलराइजेशन हो गया है. लेट्स से पोलराइजेशन इज द राइट वर्ड. और अभी बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं
उसमें ये पोलराइजेशन देखने को मिल रहा मिल है रहा है। कि भाई कॉन्टेस्ट किसके किसके बीच में है, तो इंडिया और एनडीए के बीच में है, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। जीते हारे कौन वो दूसरी बात है, लेकिन कॉन्टेस्ट जो है वो बाइपोलर हो गया। अच्छा, इसका मतलब ऑल ओवर इम्पैक्ट आप कश्मीर पे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए इस साल भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है कश्मीर। पहलगाम अटैक हुआ, फिर 88 आवर वॉर जो बोलते हैं इसमें। बहुत लोगों को बहुत अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि 2019 से यहाँ पे ऐसी मैसेज गई थी कि यहाँ पे अब नॉर्मलसी आ गई है ये। तो आपको अब जो ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है यहाँ पे इंडिया के अंदर और फॉरेन पॉलिसी जो आप देख रहे हैं बाहर, इन दो को जब आप एक तराजू में देखते हैं और फिर आप देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा कश्मीर के ऊपर, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ सिचुएशन कैसी रहेगी? देखिए, मैंने कहा ना कि फॉरेन पॉलिसी जो थी, इट बिकेम प्रोपेगेंडा पॉलिसी। मोदी रेजिम में, लेट्स नॉट मिन्स वर्ड्स, और आपके मुंह से निकले नहीं लेकिन मेरे मुंह से तो ये बात जरूर निकलेगी कि पॉलिसी वाज रिप्लेस्ड बाय प्रोपेगेंडा, स्पेशली इन एज फार एज फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न। डंका बज रहा है, विश्व गुरु, इस तरह की बातें जो पूरे देश में चली, उसका क्या मतलब था? मैंने बताया आपको कि आज के दिन अगर कोई सबसे बड़ा फेलियर इस सरकार का लोगों के सामने है तो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर है। तो इसके असरात यहाँ पे हम कैसे एज कश्मीरी पॉपुलेशन हम कैसे देखें कि ये यहाँ पे कैसे प्ले आउट होंगे? जो ये सीज फायर है, ये वाकई में क्या सीज फायर है लॉन्ग लास्टिंग? यहाँ पे क्या हालात देखने को मिल सकते हैं? देखिए क्योंकि मैं आपसे इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको फॉरेन पॉलिसी पे अच्छी नफ्स है, तो देखिए, आपको समझ तो है बिल्कुल कि क्या हो रहा है बाहर। हाँ, मैं मानता हूं कि कश्मीर का जो पूरा मसला है उसका बहुत एक बड़ा प्लेस है पूरी हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो आर्किटेक्चर है उसमें। अच्छा, इस माने में कि पाकिस्तान लगातार हर मौके पर इसको रेस करता है और हर मौके पर हमको उसका जवाब देना पड़ता है। तो मैं आज भी कायल हूं किसका? अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिसी थी कश्मीर के बारे में, उसका मैं कायल हूं। मैं कायल हूं इस बात का कि यहां पर इंसानियत होनी चाहिए, यहां पर कश्मीरियत होनी चाहिए, यहां जमहूरियत होनी चाहिए। आज क्या कश्मीर में जमहूरियत है? ये जो डायरकी चल रहा है यहाँ पर, ये डायरकी जो अंग्रेजों के टूल किट का हिस्सा था और 2019 में 100 साल से ज्यादा उन्होंने पहले डायरकी इंट्रोड्यूस किया एंड इट फेल्ड, इट डिडंट वर्क। वो इंपीरियल ब्रिटेन का टूल किट आज की भारत सरकार यूज कर रही है कश्मीर में। डायरकी एस्टैब्लिश कर दिया, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसको पावर्स बहुत लिमिटेड हैं, एक अनइलेक्टेड एलजी हैं जिनके हाथ में वास्ट पावर्स हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ कर रही है? क्योंकि ग्राउंड से तो और खुद उनके जो एमएलएज हैं वो खुद भी काफी ये नहीं, जाहिर कैसे करते होगा? हैं कि उनका ज्यादा नहीं चल पा रहा है। देखिए, हम ये कह रहे हैं आपसे कि अगर एक सिचुएशन है डायरकी में, जबकि मान लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर कैबिनेट की मीटिंग में बैठ के और अग्री कर गया कोई प्रपोजल है उस पर कि साहब हाँ ठीक है ये प्रपोजल पास हो, कैबिनेट में पास हो गया, फिर वो बार बार दोबारा क्यों रेफर होता है टू दी फाइनेंस डिपार्टमेंट कि ऑफिसर्स देखें? तो ऑफिसर्स का रूल चलेगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का रूल चलेगा? तो हमारे देश में प्रधानमंत्री इलेक्टेड हैं तो उनके हाथ में सारा पावर है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड हैं, उसके हाथ में कोई पावर नहीं है। ये क्या तरीका है? ये गलत है बिल्कुल। इससे तो और ज्यादा नुकसान होगा जम्मू और कश्मीर का। नुकसान की बात अगर हम करें तो जो आसपास भी जो हो रहा है अभी आप देखेंगे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हालात खराब हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये प्रीकर्सर है चीज़ों के बिगड़ने का एंटायर एरिया में। क्या आपको भी ऐसा व्यू लग रहा है? क्या आपका खुद का एक्सपीरियंस तालिबान के साथ कैसा रहा है? और हमारा खुद का एक्सपीरियंस तालिबान के साथ नहीं रहा है जी, क्योंकि हमने जब अफगानिस्तान से डील करना शुरू किया उस समय करजाई आ गए थे, करजाई, और तालिबान नहीं था, पाकिस्तान अफगानिस्तान में रूल नहीं कर रहा था। बल्कि मैं गया अफगानिस्तान एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर व्हेन आई टुक ओवर दैट मिनिस्ट्री। आई वेंट एंड मेट द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट कारजाई, और सबसे बातचीत हुई एंड वी स्टार्टेड
ए होल लॉट ऑफ, इतना असिस्टेंस प्रोग्राम हमने चलाया, और हमारा जो वी वर द सेकंड हाईएस्ट डोनर्स टू अफगानिस्तान इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एड आफ्टर द यूएस। यूरोप के सारे देशों से ज्यादा, एशिया के बड़े देशों से भी ज्यादा हम वहां पर इन्वेस्ट करते थे वेलफेयर स्कीम्स में और प्रोडक्टिव स्कीम्स में। तो उसका नतीजा था कि भारत की बड़ी इज्जत थी कश्मीर वहाँ अफगानिस्तान में। मैं जब काबुल गया 2002 में, मैं गया काबुल एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, तो मैंने देखा कि लोगों के मन में इंडिया के लिए कितनी इज्जत है। मैं जहां जाता था वहां लोग खड़े हो जाते थे कि ये भारत का नुमाइंदा आया है। ये था, ये आज भी पोजीशन है अफगानिस्तान में। आज भी आपको लगता है सेम है? मुझे लगता है कि एज ए कंट्री वी आर रेस्पेक्टेड इन अफगानिस्तान, और आज तालिबान वहां पर हुकूमत में है। तालिबान को भी ये एहसास नहीं हुआ होता तो तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया नहीं आया होता। तो जो रिप्रोचमेंट आप देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको लग रहा है ये पॉजिटिव है? एक बिटवीन टू कंट्रीज को पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हमारा ताल्लुक बढ़ रहा है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन जो तालिबान के लोग हैं अफगानिस्तान में, उनकी पॉलिसी तो हम नहीं सहमत हो सकते हैं ना, और खास करके वो जो विमेन के ट्रीटमेंट जो उनका है जी, उससे तो नहीं हम अग्री कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, मुल्क टू मुल्क अगर रिलेशनशिप बनाना है तो हम बनाएंगे। पाकिस्तान डिप्लोमेसी से आपका कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पर्सनली? जब जो डिप्लोमेसी में आप डील कर रहे थे वहाँ पे, उस टाइम पे आपको क्या लग रहा था कि आज क्या चेंज है? हम जब यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे तो वहाँ पर उस समय कसूरी थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। पर्सनली वी वर ऑन एक्सेलेंट टर्म्स। आपको शायद यकीन नहीं हो कि हमारा उनका जो पर्सनल ताल्लुक था वो बहुत ही स्वीट था, स्वीट, अच्छा, वेरी गुड रिलेशनशिप। लेकिन जब मुल्कों की बात होती थी तो हम अपने मुल्क की बात करते थे, वो अपने मुल्क की बात करते थे, और अच्छी बातचीत होती थी। देखिए, जब दो मुल्कों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं और आपस में बातचीत करते हैं तो क्या है भाई, हमको भरोसा होना चाहिए, वो जो मुझे बता रहे हैं उनको भरोसा होना चाहिए, मैं जो उनको बता रहा हूँ। जी जी जी। आई हैव डेल्ट विद पाकिस्तान एज ए जॉइंट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब मैं IAS में था। जी बिल्कुल, आपके पहले यू वर इन द सर्विसेज फॉर, हाँ, तो मैं उस समय भी पाकिस्तान के साथ डील किया। मैंने उसके बाद डील किया एज मिनिस्टर, उसके बाद मैंने डील किया एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके बाद मैंने डील किया एज जस्ट एन एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया डीलिंग विद पाकिस्तान। और हर कैपेसिटी में मैंने पाया कि जो आवाम है पाकिस्तान की, वो चाहती है कि अमन चैन हो दोनों मुल्कों में। लेकिन हुकूमत में बैठे हुए जो लोग हैं उनके मन में ये फीलिंग नहीं आती है, और इसलिए गड़बड़ होता है सब कुछ। वाजपेयी जी का ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ वो ये था कि उन्होंने दोस्ती का रास्ता खोला पाकिस्तान के साथ। और अगर हम लोग 2004 में नहीं हारे होते चुनाव तो उस रास्ते पर हम और आगे बढ़ते। आपको लगता है कि कश्मीर इशू जो है वो आपको लगता है कि सॉल्व हो गया होता अगर आप एक बार फिर से गवर्नमेंट में आते 2004 में, अगर यू? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बिकॉज जो लिबरल पॉलिसी वाजपेयी जी लेकर चल रहे थे, बोथ इन रिगार्ड टू कश्मीर एज वेल एज विद रिगार्ड टू पाकिस्तान, वो दोनों जो सही रास्ते थे, और उस पर अगर मुल्क आगे बढ़ता तो कश्मीर का इश्यू भी सॉल्व हो जाता और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते भी सुधर जाते। तो जब आप बोलते हैं कि ये सुलझने वाला था कश्मीर का इशू, तो एनविजन क्या कर रहे थे उस टाइम पे कि किस टाइप की अरेंजमेंट होती? कि हम बहुत सुना है कि मुशर्रफ वो बाद में आया 4 पॉइंट फॉर्मूला, नहीं हमने, मैं कह रहा हूँ हमने बहुत सुना है। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो बाद में आया जी। हमारे टाइम में इन जनवरी ऑफ 2004 आपको याद होगा कि वाजपेयी जी गए, मैं भी गया उनके साथ। वी वेंट टू इस्लामाबाद फॉर द सार्क समिट, और सार्क समिट में बायलैटरल बातचीत हुई जनरल मुशर्रफ के साथ, प्रेसिडेंट मुशर्रफ के साथ।
और हुआ कि भाई बात को आगे बढ़ाएंगे, और वो पहला मौका था जब पाकिस्तान ने कहा कि हम वायलेंस इंडिया के खिलाफ नहीं करेंगे। जी तो उसके बाद बात को आगे बढ़ानी थी। फिर हमारी सरकार चली गई, फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई। मनमोहन सिंह की सरकार में भी इस रास्ते वो लोग चले, और वही 4 पॉइंट फार्मूला और इस तरह की बातें जी हुई। जी उसके बाद क्या हुआ कि मुशर्रफ पाकिस्तान में वो हट गए, प्रेसिडेंट नहीं बिल्कुल रहे। बिल्कुल और मुझे लगता है कि मुशर्रफ घटने के बाद से जो ये बातचीत का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं थम गया। अच्छा। तो इसीलिए उस पर आगे बात नहीं हुई, और तब से एक तरह से रुकी हुई है और बातचीत। फिर मुंबई का अटैक भी हुआ, और उसके फिर बाद से हुआ, तो हाँ। पूरा ये हम्म। तो आपको दिख रहा है कि आप फ्यूचर में कोई होप कि यहाँ पे कोई एक लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन होगा, या होगा, आपको बिल्कुल। लगता है कि नहीं होगा, होना भी चाहिए, होगा इसलिए होना चाहिए। वी कांट लिव इन डिस्टर्ब्ड कंडीशन ऑल आवर लाइफ्स। अच्छा हाँ, ये तो नहीं ना होगा कि रोज हमको पता नहीं हम सड़क पर जा रहे हैं कि कब हमको कोई गोली मार दे, क्या करें। ऐसे तो नहीं जिंदगी कटेगी। जी तो इसलिए तो करना ही है, आज करें या कल करें, आज करेंगे तो बेहतर होगा। तो इसलिए वाजपेयी जी के टाइम में हम लोग उसी रास्ते चले थे। ऑन ए सेपरेट ट्रैक वी वर ट्राइंग टू डील विद कश्मीर, ऑन ए सेपरेट ट्रैक वी वर ट्राइंग टू डील विद पाकिस्तान। ट्राइपार्टाइट कभी नहीं हुआ, तो नहीं इकट्ठे नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन प्रोग्रेस कश्मीर के मसले पर भी हो रहा था, और पाकिस्तान के साथ हमारे जो मुद्दे थे उनके साथ भी हो रहा था। एक पर्सनल सवाल ये पूछना चाहूँगा कि फ्रॉम सिविल सर्विसेज टू पॉलिटिक्स टू मिनिस्टरशिप एंड एवरीथिंग, आपका इसमें से जो ये सारे स्टिंट्स हैं, सबसे आपके करीब कौन सा है और वजह क्या है उसकी? कोई ऐसा कोई स्टोरी है, एनेक्डोट है उसका जो आपको यू थिंक दैट आउट ऑफ दीज थ्री ये जी मेरा सबसे अच्छा था? यू विल बी सरप्राइज्ड बाय माय आंसर। आप बताइए तो। मेरा बेस्ट पीरियड वाज व्हेन आई वाज इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, हाँ, व्हाई सो? बस आई वाज एंजॉयिंग माय वर्क, आई वाज गेटिंग माय प्रमोशंस, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, अच्छा, अंटिल वो दिमाग में कोई कीड़ा घुस गया जिसने कहा पॉलिटिक्स छोड़। का। बट जो जो सिविल सर्विसेज के दौरान व्हाट वुड यू एंजॉय द मोस्ट अबाउट इट? मतलब I कौन सी enjoyed थी? I enjoyed working as principal secretary with two chief ministers of Bihar. कौन एक अच्छा, मिस्टर कर्पूरी ठाकुर who has got a भारत रत्न now, okay, उनके साथ मैं उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। अच्छा, Then he lost power and एक मिस्टर रामसुंदर दास became the chief minister of Bihar. उनके साथ भी मैंने कंटिन्यू किया। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग गया बिहार में, तो आई कंटिन्यू टू वर्क विद द गवर्नर। अच्छा, हाँ, गवर्नर साहब के दो ही साहब थे, ठीक ठीक ठीक, उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे साथ भी काम करो। अच्छा, हाँ, तो आई वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर इन बिहार विदाउट देयर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर। अच्छा, कुछ महीने ये चला, जी, फिर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया। हाँ, हाँ, तो मैं आई एंजॉयड when I was deputy commissioner, I enjoyed my posting when I was a sub-divisional officer. I enjoyed my posting in the secretariat. I enjoyed my postings in government of India, and through government of India I was posted abroad, वो भी enjoy किया। तो अच्छा रहा वो पूरा दरमियान। अब्रॉड के स्टंट आपके कैसे रहे? मतलब वहाँ मैं पे कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करता था, तो उस समय ये होता था कि IAS ऑफिसर्स को भी जो बाहर कमर्शियल पोस्ट थे उसमें भेजा जाता था। जी जी जी, तो मेरी पोस्टिंग हो गई एज फर्स्ट सेक्रेटरी कमर्शियल इन जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, अच्छा, जिसका बॉन कैपिटल था। अच्छा, फिर आई बिकेम कॉन्सल जनरल ऑफ इंडिया इन फ्रैंकफर्ट। जी 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 जी, तो ये दो पोस्टिंग मैंने बाहर, इंडिया के बाहर की। अच्छा, तो मतलब उस टाइम पे कैसा व्यू करते थे मतलब इंडिया को एज सच? और मैं आपको बताऊं एक बात, इंडिया की इज्जत थी, लेकिन वो इज्जत बहुत बढ़ गई जब बांग्लादेश बना। अच्छा, तो पीपल वेर एबल टू सी कि भाई इंदिरा गांधी ने ये कमाल कैसे कर दिया, अच्छा, और उसको लेकर इंडिया की इज्जत बहुत बढ़ गई थी अच्छा, उस समय। इन वेस्टर्न कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज, आई वाज पोस्टेड इन जर्मनी, आई कैन स्पीक अबाउट जर्मनी। आई मीन सडनली इंडिया का जो परसेप्शन था वही बदल गया।
despite US हाँ। opposing the idea. हाँ, फ्रॉम बीइंग ए पुअर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, अच्छा. उनको ये लगा करे ये तो हम्म, बहुत तरक्की किया इन लोगों ने। और फिर मुझे याद है कि बाद में जब मैं जर्मनी गया तो मैंने पाया कि और भी बदल गया। जब इंडिया में आईटी इंडस्ट्री ग्रो किया, उस समय जर्मनी में जो पूरा इमेज था इंडिया का, दैट अंडरवेंट अ ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो सडनली इंडिया की इज्जत और बढ़ गई जी. कि भाई आईटी के क्षेत्र में इंडिया वाले ऐसे कर रहे हैं, हमसे भी बेहतर कर रहे हैं। आजकल लेकिन हम देखते हैं कि एक एंटी इंडिया रेसिज्म भी बाहर हो रहा है काफी, और स्पेशली आफ्टर इजराइल पैलेस्टाइन वाला जो कॉन्फ्लिक्ट, जो लेटेस्ट फ्लेयर अप हुआ है, हाँ, हुआ था, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफी स्ट्रांग पोजीशंस ली। नहीं, इसके इसमें अलावा आप देखिए आपको- आयरलैंड में तो वायलेंस हो गया हाँ, इंडियंस हाँ, के खिलाफ। बिल्कुल। तो तो इसकी क्या वजूहत है आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब हम बाहर जाते हैं और बाहर के मुल्कों में सेटल हो जाते हैं, तो मुझे याद है कि एक बार इसी तरह के ऑडियंस को अटल बिहारी वाजपेयी जी एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि योर फर्स्ट एलिजेंस इज टू द कंट्री ऑफ विच यू हैव बिकम अ सिटीजन। अच्छा, ये कहा था। हाँ, ये उन्होंने कहा था कि फर्स्ट एलिजेंस वहाँ है, उसके बाद अब मातृभूमि को याद करो, मदरलैंड को याद करो। तो अब क्या है कि बहुत ज़्यादा फिर हम लोगों ने हाल के दिनों में एनआरआईज, पीआईओज को हमने बहुत कल्टीवेट किया। मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पर ह्यूज गैदरिंग्स होती हैं, कौन पैसे उनके देता है, खर्च करता है, ये पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, प्लेन से आते हैं, भारत से जाते हैं, वहाँ से लाए जाते हैं, विभिन्न जो सिटीज़ हैं वहाँ से, और बड़ा गैदरिंग होता है। तो आप जाकर वहाँ उनको भारत के साथ बहुत ज़बरदस्त ढंग से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो लोकल कम्युनिटी में इज्जत थोड़ी कम होगी। जी, 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 ये बात हम भूल जाते हैं। हाँ। तो उसी का नतीजा है कि वी आर हैविंग दीज प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग नाउ। अच्छा, मेरे कपल ऑफ लास्ट क्वेश्चन होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आपके इंटरेक्शंस कैसे रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि हमारा बहुत इंटरेक्शन उनके साथ नहीं हुआ था। लेकिन जब वो चीफ He मिनिस्टर was थे chief गुजरात के, minister तब of Gujarat and I was in the external affairs ministry, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन का सवाल ही नहीं था। अच्छा। और उसके बाद भी पार्टी लेवल पर भी हमारी उनसे ज़्यादा मुलाकात वगैरह नहीं होती थी। कुछ मुलाकातें हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही। सो आई वुड नॉट नो हिम एज ए पर्सन, अच्छा, कि बहुत नज़दीक से उनको जानते हैं, ठीक है। ऐसा हमारे साथ नहीं था। तो मैं उनके न क्वालिटीज़ को जानता था, न उनके कमजोरियों को जानता था। अच्छा, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्योंकि आपका ताल्लुक बिहार से है, वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, वहाँ पे आप कैसे देख रहे हैं कि हाउ विल थिंग्स पैन आउट? वहाँ पे क्या ट्रेंड्स हैं वहाँ पे? देखिए, बिहार में मैं आपको बताऊं कि बिहार का जो चुनाव है, दैट्स ए क्रूसिबल फॉर द होल कंट्री, क्योंकि वहाँ पर जो ये सो कॉल्ड महागठबंधन है ना इंडिया वालों का, जी, और एक तरफ एनडीए है, जी, तो एक तरफ तो एनडीए से उनकी लड़ाई हो रही है, नीतीश कुमार, बिल्कुल बीजेपी और ये लोग हैं, लेकिन उसके साथ कौन खड़ा है? उसके साथ खड़ा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके साथ खड़ा है इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। तो ये ताकत, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बिहार में जो चुनाव हो रहा है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का चुनाव नहीं है, बिकॉज जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का जो ऑपोजिशन है, उसमें ये सब लोग हैं, एनडीए, इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके एजेंसीज। तो इट्स एन अनइवन कॉन्टेस्ट। तो मेरा अपना मानना है कि इवन इफ इंडिया ब्लॉक हैज एन एज, लेकिन अगर वो एज यहाँ पर एनडीए है, इंडिया ब्लॉक यहाँ पर है, तो दिस इज नॉट सफिशिएंट। वो गैप इतना होगा, तब यू विल बी एबल टू टेक केयर or tackle the misdeeds of the election commission and the might of the government of India and its agencies. तो वो कितना गैप है, वो डिपेंड करता है कि चुनाव के दिन आते आते तक कितना होता है। मैं लास्ट क्वेश्चन, आप कश्मीर विजिट कर रहे हैं और आपके पिछले भी कुछ विजिट्स हुए हैं, तो अगर एकदम एक सेंटेंस में सम अप करना हो कि व्हाट इज योर
that one observation जो आपको बिल्कुल ऑन फेस हो जाती है कि ये एक चीज़ है जो मैं यहाँ से एक इम्पैक्ट छोड़ती है आपके ऊपर, यहाँ के मैं पॉलिटिक्स को लेके, हाँ सिक्योरिटी मैं लेके, व्हाटएवर। मैं सबसे ज़्यादा इस बात का कायल हूँ कि यहाँ के लोगों की सुनवाई होनी चाहिए। जितने हमारे इंटरेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन का जो पॉइंट रहा है लोगों से जिनसे बात हुई है वो ये है कि हम उनकी बात सुन रहे हैं, कि शायद सुनवाई की कमी है, इसलिए उनको सेटिस्फैक्शन है कि हमारे जैसे लोग आते हैं और उनकी बात सुनते हैं। अच्छा, और डेमोक्रेसी में सुनवाई बहुत ज़रूरी है, सबकी बात सुननी चाहिए, जो आज के दिन मिसिंग है जी। कश्मीर में। आई वांट टू थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस, और वी आर होपफुल कि आपके नेक्स्ट जब भी आप आए तो वील सिट डाउन फॉर अनदर राउंड ऑफ इंटरेक्शन। थैंक यू, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। That was all from us, and again, we are requesting you to like our platforms on Facebook, on Insta, and please do subscribe to our channel on YouTube. Thank you.